बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो सही समय क्या होगा जब दिन के 1 अपराह्न होंगे। तो देखिए 8 बजे से अगला दिन 1 बजे तक है, तो यहाँ तक 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बोल रहा है कि जैसे इसको आगे बढ़िएगा तो हमारा 12 मिनट जो हो जाएगा दोस्तों वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 12:48 पर, यानी सही इंगित करता है, यानी 1 बजे दिखा रहा है और 10 मिनट बढ़ जा रहा है। और फिर उसके बाद 8 से आप जोड़िए तो 9, 10, 11, 12, ठीक है, और 1, यानी 10 मिनट हमारा बढ़ रहा है। फिर हमारे इधर 1, 2, 3, 4 घंटा है, ठीक है। तो ये इसी के अनुसार हमारा 12:48 होगा, ठीक है। अगला हमारा कि निरंतर भिन्न क्या होगा, यानी इसको पूरा कौन करता है। तो देखिए यहाँ 2 माइनस 1/1, यहाँ 2 माइनस 1/1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा कि 2000 से 600 के बीच, देखिए यहाँ फंसाने वाला है, 2000 से 600 के बीच, ठीक है, बीच में है। अगला है कि 4 और 5 और 6 से विभाजित। तो देखिए कितना इसका क्या किया जाता है कि इसके एलसीएम ले लिया जाता है, तो 60 हो जाएगा। इसको 60 से भाग दिया जाता है, तो आप जैसे 60 से भाग दीजिएगा इसको तो आपका आ जाएगा 36 18, ठीक है, यहाँ लगभग 3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आप 60 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 36 18, यहाँ से भाग दीजिएगा तो 10, और इसमें से क्या किया जाता है कि घटाया जाता है 7 और 1 कम लिया जाता है, क्योंकि जो होती है यहाँ बीच में पूछ रहा है तो 6 इस प्रकार। लेकिन इसमें मत बनाइए, अपने बनाने का तरीका है ऐसे समझिए, हमेशा कॉन्सेप्ट पर बनाइए, कॉन्सेप्ट पर बनाइएगा तो हमेशा याद रहेगा। बोले कि 200 और 600 के बीच, तो आप क्या करिए कि 200 और 600 के बीच। अब हमारा बोल है कि इसके एलसीएम लीजिए 60, क्योंकि अंतर 60 का होगा दोस्त, तो 60 से इसमें भाग दीजिएगा तो हमारा 20 बचेगा, यानी 240 जो होगा वो हमारा पहला संख्या होगा जो कि 200 के बाद विभाज्य होगा। उसके बाद 240 के बाद फिर जोड़िएगा तो आपका 60 जोड़ना पड़ेगा 300। इस तरह जोड़ के भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ लिख दीजिए a + n - 1 × 2, एक फार्मूला होता है समानांतर अंतिम संख्या योग निकालने का। तो a हमारे दोस्तों 240 हो गया, और n हमको पता नहीं है तो n - 1 यानी कितनी संख्या है नहीं पता है। d हमारा 60 गो है। अंतिम संख्या 600 के पहले, क्योंकि बीच पूछ रहा है दोस्तों, तो 600 के पहले हमारा 600 में से आप घटा दीजिएगा, यहाँ 60 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 540, ठीक है। इसको इधर लाइएगा क्योंकि बराबर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है, 300। फिर आपको जब 300 आ जाएगा तो आपका n - 1 × 60 अब बराबर हमारा दोस्तों 300 है, तो 60 इधर लाइएगा तो इसको भाग दीजिएगा तो 5, और n 1 इधर आ जाएगा तो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फार्मूला पे हमेशा बनाइए a + n - 1 × d, ऐसा हमेशा क्वेश्चन आता है। अगला है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इतना हमेशा विभाज्य होगा। तो देखिए n का मान आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 प्राकृत संख्या। 3 का मान जैसे आप 1 रखिएगा तो 3 के पावर 4, और माइनस यहाँ 1 रखिएगा तो 4 के पावर 3, तो 3 के पावर 4 करिएगा तो 81 होता है क्यू, 3 3 और 3 के 24, 243 4, और 4 के क्यू होता है दोस्तों 64, 4 के क्यू होता है 64, याद रखिएगा। और 3 का 4 के 3 के 4 बोल रहा है, 9 का नहीं है, 3 के 4 3 3 के 9 3 27, और 27 3 81 होता है। आप जैसे यहाँ से घटाइएगा तो 3 में से 1 गल 2 और 12 में से 8 गल 4 142, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका 17 से विभाज्य होगा जाएगा, ठीक है। उसको भाग दीजिएगा तो 17 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 पे रख के बना लीजिए, हमेशा 1 2 रख के ही बनता है। अगला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है और योग इतना है। तो भाई वर्गों के अंतर मतलब कि x² - y² बराबर 2056 इतना, ठीक है, और x + y बराबर हमारा 1000 है। इसका फार्मूला जानते हैं कि x² - y² बराबर होती है x + y × x - y, ठीक है। तो देखिए इसका मान हमारा दे दिया है इतना, और x + y का मान दे दिया है, और जस्ट इससे भाग दे देंगे तो हमारा 3 अंक कट जाएगा 1000 से, तो x - y का मान हो जाएगा, तो x + y का मान हमारा 1000 हो जाएगा, और x - y का मान हमारा दोस्तों 256 हो जाएगा। तो 256 और यहाँ पे आप हल कीजिए तो कट जाएगा प्लस माइनस, और ये 2x हो जाएगा 2x, और इसको जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 1256। 1256 में फिर 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए 2 से भाग देगा, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, ये है। और जैसे आप y का मान निकालना है तो आपको इसमें 1000 में से घटा दीजिए तो 372, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ये देखिए ये लॉग का भी आजकल पूछा जा रहा है, अब घड़ी का भी पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। देखिए लॉग रूट 32 है, तो इसको आप लिख सकते हैं log √2, यहाँ 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो आप फार्मूला जानते हैं कि ये हमारा हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं log √2 को आप लिख दीजिए आराम से 2 का पावर 1/2। तो ये फार्मूला होता है log a के पावर n, log b के पावर n वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए कि log a के पावर b जब दिया हो, यानी log a के पावर b, तो ये हो जाता है log b बटा में log a। तो उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग log 32 में तुरे थे, तो b ऊपर था, ऊपर वाला 32 ऊपर रहेगा, तो log 32 बटा में log √2। इसी को हम लोग तुरे थे ना log 2 के पावर 5, यहाँ तुरे थे log 2 के पावर 1/2, ये भी फार्मूला तो बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा 5 log 2 बटा में 1/2 log 2, ये कट जाएगा, ठीक है। और जस्ट उधर आपका उधर ले जाइएगा तो 5 गुने 1/2 कर दीजिए, सॉरी 2 पर चला जाएगा तो 2 5 दूना के 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। यानी log e है log 2 मतलब log 32 बटा में log √2, इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 10। अगला है कि 45 नींबू 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में कितना बेचना चाहिए। तो देखिए इसको निकालने का 2 तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हम देखिए एक दिन सोच रहे हैं कि मैथ्स का जरूर सारा लाए, हिस्ट्री का लाए, हिंदी का लाए, सॉरी बिहार स्पेशल लाए, जरूर लाएंगे हम वीडियो 10 साल का कलेक्शन करके। तो देखिए 45 नींबू है हमारा, इसको आप एक डाटा में तोड़ दीजिए। पहले देखिए 20% हानि हो रहा है यानी 80 का, 20% लाभ यानी 120 का, इसको करिएगा तो 2:3, ठीक है।
हो जाएगा। और जो वस्तु होता है ना तो लाभ हानि के अनुपात में हो जाता है, पलट जाता है 2:3। तो हमारा वस्तु है 45, यानी 15 से गुना कर रहे हैं तो 15 45, इसमें से 15 से गुना करेंगे यानी 30 वस्तु का हमारा रहेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप लिख सकते हैं कि हमारा 40 रुपए में बेच, जैसे कि 45 है ना 40 रुपए में बेच रहे थे, तो अब 30 गो है तो 30 गो हम 40 रुपए में बेचेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि 40 रुपए में हम 30 बेचते हैं। ठीक है, तो 24 रुपए में कितने बेचेंगे, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी हम यहाँ देखिए 40 रुपए में बेच रहे थे तो अब हमें 30 पे निकालना है, तो 30 रुपए में हम बेचेंगे 40 गो, यानी 30 गो सामान 40 रुपए में बेचेंगे, तो वही 24 रुपए में पूछ रहे थे। यानी 30 अब बटा में आप यहाँ 40 कर सकते हैं, गुने 24 काटिएगा तो हमारे 100 का 4 का 24, इसका आंसर हो जाएगा 36 18, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा कि इतना मीटर लंबे ट्रेन इतना मीटर प्रति घंटे की गति से और कितने समय में यह राजगीर से उसी दिशा में 4, जब दिशा समान हो तो घटा दिया जाता है तो 54 हो जाएगा दोस्तों। किलोमीटर में तो मीटर्स में बदल दिया जाता है 5/18 से, यानी 12 है तो छोटा से भाग देते हैं तो हो जाएगा 38 54, यानी 15 आ जाएगा। अब 110 में आप दोस्तों यहाँ 15 से भाग दे दीजिए, 15 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7/1/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 24 नंबर की एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 है, उसका विकर्ण छोटा विकर्ण, तो आप समचतुर्भुज ऐसे जानते होंगे कि बनता है ये 12 हो जाता है, छोटा हो जाता है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन है तो सीधी सी बात है कर्ण हो जाएगा। अब वो रहे कि टोटल 52 है, यानी 4 सब बराबर है तो 4 a बराबर 52, तो 1 के बराबर 13 हो जाएगा, यानी सब बाहर वाला 13 हो जाएगा। छोटी का 10 दिया है, यानी 5 a 5, तो देखिए हम लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे कि जब भी 5 हो 13 हो तो हमेशा ये 12 हो जाता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, एक 90 डिग्री का कोण है तो इसलिए 12 होगा। तो बड़े विकर्ण का लंबाई कितना होगा, 12 12 जोड़ दीजिए तो 24 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलो प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो पहले ए का निकाल लीजिए समय, यानी 100 मीटर है 8 से हम दौड़ेंगे, हमारा इस किलोमीटर में तो मीटर में बदल दीजिए, यानी ऊपर सॉरी 12 है तो छोटा से 5/18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप काटिएगा तो काटने के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों 45 सेकंड। ठीक है, 45 सेकंड हमारा ए ले रहा है। अब हो रहा है कि ए बी को 4 मीटर शुरुआती देता है, मतलब 4 मीटर ये ज्यादा जाता है, फिर 15 सेकंड से हरा देता है। तो देखिए आप यहाँ समझिए कि ए 15 सेकंड से हरा रहा है, यानी ए जो 45 सेकंड ले रहा है दोस्तों, तो बी सीधी सी बात है 60 लेगा, क्योंकि ये तो 15 सेकंड से हरा रहा है ना, तो यानी कम समय ले रहा है ए, और ये 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 96 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो आप सीधी से आप निकाल दीजिए समय, यानी 96 अब बटा में हमारा सेकंड है 60। ठीक है, 60 और ये हमारा इसको किलोमीटर में आंसर देना है, तो अब आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, काटिएगा तो आपका आ जाएगा काट कुट करने पर लगभग 5.76, लगभग क्या पूरा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा काट दीजिएगा तो। अब देखिए हमारा पूरा मैथ दोस्तों, आज हम जो बीपीएससी 67 का जो एग्जाम 8 मई 2022 ईस्वी को हुआ था उस पेपर का फुल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर देखने का मतलब ही होता है कि आगे चल के, क्योंकि हर बार बीपीएससी कुछ क्वेश्चन जो होती है रिपीट करता ही है, तो इसलिए आप जो प्रीलिम्स एग्जाम देने के पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। चलिए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों 8 अगस्त को प्रस्ताव पेश हुआ, 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया, 9 अगस्त 1942 ईस्वी से। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि बहुत जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी में जो जयप्रकाश नारायण जी थे इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों पूछता है तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, और महात्मा गांधी के दोस्तों आगा खा पैलेस में रखा गया था, तो याद रखिएगा ये हमारा, तो ये जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया था। और एक और बात इनसे याद रखिएगा, यहाँ से हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी 9 नवंबर 1942 ईस्वी को क्या हुआ कि यहाँ से भाग गए। अब भागने के क्रम में इन्होंने नेपाल में भूमिगत रहकर, यानी भूमिगत रहकर वहाँ पे आजाद दस्ता का गठन किया, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया था। ठीक है, तो पूछता है आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस 1922 ईस्वी में आयोजित गाया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए ये भी पिछला बार पूछा ही गया है, और हमेशा जो बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था उसको बार बार पूछता है। पहला का हमारा हुआ था बांकीपुर पटना जो कि 1912 में आर एन मधोलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुआ था गाया 1922 ईस्वी में, जो कि इसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास जी। ठीक है, सीआर दास। उसके बाद एक और हुआ था 1940 ईस्वी में, जो कि रामगढ़ झारखंड में अब चला गया है, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी किए थे, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। अगला है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन सा विभाग था। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि। ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग, ये बिहार से संबंधित है, और अंत में जाकर जब भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया तो इन्हीं को बनाया गया। ठीक है, इनको आजाद शत्रु और देश रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, रक्षा मंत्री दोस्तों बलदेव सहाय थे। और चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था यूएसए में हुआ था। इसका मुख्य पूछे तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, गदर पार्टी पिछला बार पूछा गया है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। अब पूछ गया है देश में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे 1913 में इसका आयोजन हुआ था। अगला है कि इस शताब्दी 1905 में, सॉरी 5 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंपोर्टेंट है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1905 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूछे दोस्तों तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी है, और इंपोर्टेंट है, इनको गुरु जी भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी के गुरु थे। चलिए अगला है हमारा
क्वेश्चन नंबर 6, अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अनहैप्पी पुस्तक लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। लाला लाजपत राय जी उग्रवादी थे, यानी गरम दल से थे। जैसे कि हम लोग लाल बाल पाल जो पढ़ते हैं उग्रवादी दल के नेता थे, तो उसमें अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखा था लाला लाजपत राय जी द्वारा। न्यू इंडिया पूछे दोस्तों तो ये एनी बेसेंट थी, ठीक है, न्यू इंडिया। आगे चलिए, अगला हमारा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, हम वीडियो का फुल डिस्कशन करेंगे, साथ में इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर जी भाग लिए थे, लेकिन ये याद रखिएगा यह दलितों की तरफ से भाग लिए थे, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिए थे। एक और आता है तेज बहादुर स्प्रू। तेज बहादुर स्प्रू जो थे ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कि इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भाग लिया था, साथ में इनके साथ मदन मोहन मालवीय जी थे और सरोजनी नायडू जी भी थी, ठीक है। तो द्वितीय में तेज बहादुर स्प्रू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अगला हमारा कि 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो देखिए 1876 ईस्वी में, तीन तो याद ही रखा जाता है। 1866 ईस्वी में लंदन ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना लंदन में आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। वहीं 10 साल बाद 1876 में पूछे दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में इसकी स्थापना किए थे, ठीक है, कलकत्ता में। बाद में जाकर 1886 ईस्वी में यह मिल जाता है कांग्रेस से, ठीक। अगला हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उपाधि कहाँ मिली थी? इसका क्वेश्चन का मतलब यही है, तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा, जो कि जर्मनी के चांसलर था, इसके द्वारा ही दिया गया था। अगले हमारा कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो देखिए ये अभी हम लोग ने अभी एक ईओ का भी एग्जाम पेपर देखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो इजी होता है तो रिपीट करता है। तो सूर्यसेन थे, 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार विद्रोह हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और सन्यासी विद्रोह दोस्तों 1770 से लेकर 1820 तक ले चला था, ठीक है, 1820 तक ले। यही आनंद मठ में वंदे मातरम गीत जो हुआ था वह क्या हुआ था? फेमस हुआ था, ठीक है। तो यही आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह है। आगे हमारा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें जितने भी दिया गया है डेट उसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को वर्धा में, ठीक है। क्रिप्स मिशन तो मार्च 1900 कितना में आया था? 1942 ईस्वी में, ठीक है, 8 अगस्त को आया था मार्च में। ये है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल, 1944 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद होते कैबिनेट मिशन का आगमन, तो ये हमारा है मार्च 1946 ईस्वी में। तो देखिए ये हमारा अगस्त में हो रहा है, ये हमारा मार्च में हो रहा है, तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन होगा, तो क्रिप्स मिशन आंसर होगा। अगला है कि 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए कांग्रेस अधिवेशन इसमें तीन पूछा गया है, तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए, सीधी सी बात है, इस बीपीएससी को निकालना है। तो 1929 इसमें लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता जो किए थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू किए थे। वहीं 1931 में पूछे तो ये वल्लभ भाई पटेल जी किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में। अगला है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो देखिए संबंधित नहीं थे पूछता है, हमेशा पूछता है। तो जेबी कृपलानी जी थे, उसके अलावा राजकुमार शुक्ल थे, ये तो बुलाए ही थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, और एक और ऑप्शन में दे देता है जेपी नारायण, ये दोनों नहीं थे। राम मनोहर लोहिया 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सक्रिय हुए थे, मतलब बहुत ही फेमस हुए थे राम मनोहर लोहिया। अगला है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये तो पता नहीं कितना बार पूछता है, हर बार पूछता है, समझिए। तो जगदीशपुर थे, कभी कभी आपका आरा दे देता है, ठीक है, याद रखिएगा, तो जगदीशपुर। अगला है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। कीट भक्षी पौधे में क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होता है। वो अगला बोला है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में मदद करते हैं। तो देखिए इसका आंसर ई होगा, तना का पूछ रहा है दोस्तों, तो तना तो भोजन के भंडारण में भी उपयोग होता है, पौधे की आकार भी देता है, देखते हैं कि जिस पर खारा रहता है तो वो भी आकार भी देता है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। अगला हमारा कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। आरएच फैक्टर कार्ल एंड स्टीनर और बेनर जो आता है, ये दोनों ने इसको क्या किया था? आरएच फैक्टर के बारे में समझाए थे लोग, ठीक है, तो याद रखिएगा आरएच फैक्टर भी समान होना चाहिए। अगला है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, तो देखिए पीयूष ग्रंथि कितना बार पूछा है, यानी पिट्यूटरी मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि गौर में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो बच्चे होते हैं तो उसके बच्चों के लिए आप सुने होंगे कि बच्चा के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना जाया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड एक प्रक्रिया है, लेकिन तरंग पूछे दोस्तों तो पाराध्वनि, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है, यानी अल्ट्रासोनिक याद रखिएगा बच्चों के लिए। अगले हमारे के सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन है? सार्वभौमिक स्वीकार यानी जो क्या करता है, लेता है, देता नहीं, ए बी है। स्वीकार पूछ रहा है तो ए बी, वही दाता पूछता है दोस्तों तो आपका ओ हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा
कि निमोनिया एक संक्रमण है। क्या है निमोनिया? किसको संक्रमित करता है? फेफड़ों को संक्रमित करता है, ठीक है, निमोनिया। अगला है हमारे कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण क्या है? तो देखिए दर्पण में आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण जो होती है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उसी तरह का आप लेंस में जाइएगा तो उल्टा हो जाता है, उत्तल लेंस जो होती है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी बड़ा बराबर छोटा सा बनाता है, और वहीं अवतल लेंस पूछे दोस्तों तो छोटा बनाता है। इसी प्रकार इसमें अवतल में होता है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस सेम प्रकृति के होती है, तो याद रखिएगा अवतल हो जाएगा इसमें, ठीक है, अवतल। अगला है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, यानी पसीने का तेजी से वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। अलग है रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जाता है? बहुत पूछता है कि तारों का टिमटिमाना, जब मछली का अपने जल स्तर से ऊपर उठ के दिखाई देना, किसके कारण होती है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, यानी थोड़ी सी प्रकृति जब बदल जाए तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। तारे का टिमटिमा रहा है, यानी तारा दूर है लेकिन जब लगता है कि वो टिमटिमाता है, ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन। अगला है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम जो होती है दोस्तों अनियंत्रित संयोलन अभिक्रिया, जैसे कि आप शुरू वाला देखिएगा कि ये संयोलन अभिक्रिया वही होती है, वही हाइड्रोजन बम भी अनियंत्रित संयोलन अभिक्रिया ही होता है। वही परमाणु बम बोलते दोस्तों तो वो विखंडन होते हैं, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ये अनियंत्रित संयोलन पूछे तो हाइड्रोजन बम, क्योंकि दोनों उल्टा होता है, हाइड्रोजन बम बहुत ही खतरनाक होते हैं परमाणु बम की अपेक्षा। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उच्च दाब के कारण पानी का निम्न तापमान पर उबलने लगता है। देखिए जैसे ही आप किसी पूछता है हमेशा कि जैसे हम किसी चीज का दाब बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है, यानी मतलब अगर दाब बढ़ाएंगे तो जल्दी वो बॉयल करने लगेगा, तो वही यहाँ बोल रहा है कि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। अगला है कि यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों बढ़ जाएगा, याद रखिएगा कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अगला है कि बर्फ का टुकड़ा, क्योंकि उसमें से CFC और बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती है, ठीक। अगला है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैरा है, जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाए तब तो जल स्तर सेम रहेगा, क्योंकि वो जब ऊपरी हिस्सा पर तैरता है, जैसे ही उसका गलता है तो वो जैसे कि तैसे रहता है पानी का स्तर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित वोल्ट मीटर विभवांतर, आप मात्रक जरूर देख लीजिएगा। ए मीटर विद्युत धारा का मात्रक सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, देखिए विद्युत प्रतिरोध नहीं होती है, यह एक मतलब गैल्वेनोमीटर यह धारा की मात्रा को मापता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी किसी चार्ज में प्रभावित होती है उसको मापता है। अगला हमारा है 41 नंबर, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराई जाती है, यानी निर्वात है जहां पे हवा ही नहीं है, तो जहां हवा ही नहीं है तो अवरोध कैसे, किस प्रकार की? किसी प्रकार के अवरोध नहीं, तो सीधी सी बात है कि ऊंचाई से समान प्रकार से गिराई जाती है तो अवरोध नहीं है, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का, तो देखिए फिल्म यानी जैसे कि हम लोग ये बोल रहा है कि साबुन की फिल्म दिखाई देती है, साबुन में जो होती है वो व्यक्तिकरण की घटना होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा साबुन में व्यक्तिकरण की घटना। अगला है हमारा 43, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग को ही हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। याद रखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल योग जो होती है वही होती है हमारा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारा अगला है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान होती है, ये हो जाएगा संख्याओं का योग होती है, ठीक है। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेन का मुख्य घटक है? इंपॉर्टेंट है, देखिए मुख्य घटक पूछ रहा है। इसी प्रकार 65 में क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में जो ग्रीन हाउस गैस है उसका मुख्य घटक कौन है? तो देखिए मुख्य घटक पूछा था ना, उसमें ऑप्शन सब दे दिया था, CO2 दे दिया था, ओजोन दे दिया था और नाइट्रस ऑक्साइड दे दिए, सारे दे दिए थे, ठीक है। लेकिन मुख्य घटक में आंसर दिया था BPSC ने CO2, लेकिन हालांकि वो मुझे याद नहीं है कि आंसर क्या सुधारा था बाद में, क्योंकि हर बार कंप्लेन किया जाता है। तो इसमें मुख्य घटक में इसमें चूना पत्थर ही होगा, क्योंकि मुख्य घटक पूछ रहा है, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन नंबर ई, जिसमें चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम पाया जाता है, तीनों, ठीक है, लेकिन मुख्य बोल रहा है तो चूना पत्थर ही होगा। अब अगला है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी तत्वों के समस्थानिक अलग अलग होती है, मतलब क्या, मतलब समस्थानिक में क्या होती है? देखिए अलग अलग क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, ये सभी जो होती है ऐसा नहीं है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि समस्थानिक में आप देखिएगा तो हाइड्रोजन है, हीलियम, हाइड्रोजन का दो होता है, हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, ठीक है। लेकिन इसका देखिएगा कि परमाणु संख्या 1 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल जाती है। आप ऊपर एक देखिएगा, यहाँ 2 देखिएगा, 3 देखिएगा, तो द्रव्यमान संख्या सब में बदल रहा है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या समस्थानिक में अलग अलग होती है। वही संभारिक पूछे दोस्तों तो उसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है, ठीक, याद रखना है। वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में एक साथ रहती है क्या कहलाती है? यानी तीनों अवस्था है तो त्रिक बिंदु होगा, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों है तो त्रिक बिंदु। अगला है कि
देखिए एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड है, ठीक है, महत्वपूर्ण अयस्क बुझ रहा है, तक बॉक्साइड है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है, तो देखिए पीएच मान आप जानते होंगे 7 जो कि उदासीन होता है, ठीक है, 7 से कम अम्लीय प्रकृति की होती है, 7 से ज्यादा क्षारीय प्रकृति की होती है, तो 7 से अधिक बोल रहा है तो भाई क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। जैसे कि खून है तो खून का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए खून का पीएच मान आपको जानते होंगे कि क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। वही समुद्र का जो जल होते हैं उसका पीएच मान 8.3 होता है, क्योंकि 8.2 भी देता है तो उसका पीएच मान वो भी क्षारीय होता है दोस्तों, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, देखिए इसका होगा नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती है। इलेक्ट्रॉन को कक्षा के बाहर ना चक्कर लगाता है, अंदर किस लिए जाएगा, तो ये पहले ही गलत हो गया। अगला है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इनका द्रव्यमान नगण्य होती है, बिल्कुल सही है, ऋण आवेशित होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, बिल्कुल सही है, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकती है लेकिन परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अगला है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होती है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है जिसके कारण उदासीन होती है, न कि इलेक्ट्रॉन। अगला एक निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें, तो देखिए गलत कथन की पहचान होगा कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करती है, सही है दोस्तों। सीडी बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सही है। अगला है कि एक्रिलिन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार किया जाता है लेकिन रेशम की तरह चमक नहीं होती है, गलत है, ठीक है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक में, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बार पढ़ते हैं हम लोग कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन में किया जाता है। अगला है हमारा ग्रेफाइट हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोले एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, गलत है, क्योंकि sp2 होता है sp3 होती है, नहीं है। इनकी कठोरता समान है, ये भी गलत है, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, ठीक है। इनकी विद्युत चालकता समान है, गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट चालकता अलग है, विद्युत का चालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, ये तीनों गलत है। अगला है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तरलिखित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो देखिए तरलिखित पेट्रोलियम गैस का दोस्तों पूछ रहा है, तो देखिए इसका मतलब मुख्य घटक पूछ रहा है, तो मुख्य घटक में हमेशा एक को ही दिया जाता है मुख्य घटक में। ऐसे देखिए जो पिछला बार एग्जाम एक बार हुआ था इससे पहले ही शायद पता नहीं एक एग्जाम में हम देखे हैं तो उसमें कहीं मीथेन और मतलब इथेन और ब्यूटेन दिया गया था, लेकिन यहाँ प्रमुख घटक पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, तरलिखित पेट्रोलियम का। अगला है हमारा कि पानी मिट्टी में जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है उसे क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट है, परासरण। परासरण के द्वारा पानी मिट्टी से जड़ों में भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है, अवशोषण नहीं होता है, विसरण नहीं होता है। अगला हमारे की बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है तो बैक्टीरिया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इससे क्या होती है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होती है उसको उपयोगी पदार्थ में बटा जाता है। अगला है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि देखिए पेड़ के नीचे न सोने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, क्योंकि रात के समय क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा हमेशा दिन में होता है, तो दिन में होता है तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन मुक्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेंगे, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए नहीं सोना चाहिए। अगला है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसके लिए दिया गया, तो देखिए ये आप याद रखिएगा जो 8 मई को एग्जाम हुआ, 15 मई को एग्जाम हुआ, 30 मई को, सभी में 2020 2021 का ही करंट अफेयर पूछा गया था, लेकिन उसके बाद एओ का एग्जाम जब हुआ है अभी हाल ही में अगस्त में 20 अगस्त को, उसमें 2022 का करंट अफेयर पूछा गया, इसलिए आप याद रखिए कि ट्रेंडिंग बदल गया है, इसलिए आप 2022 पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स पे। 8 मई को बीपीएससी था, 15 मई को सीडीपी था, 30 मई को आपका प्रधानाध्यापक था, हमने तीनों वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है, आप सभी जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको डिजिटल अवार्ड दिया गया बिहार सरकार को। अगले कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों को आरक्षित किया है, तो देखिए अनुसूचित जाति है दोस्तों यानी एससी है, तो एससी के लिए 40 है, ठीक है, और वहीं एसटी के लिए पूछे तो 2 है, एससी के लिए 40 एसटी के लिए 2, इंपोर्टेंट है। अगले हमारे बिहार में पंचायती राज, देखिए टोटल हमारे एससी एसटी के लिए 40 गो है, सॉरी गलत हम बता दें 40 गो है, जिसमें 38 गो हमारे एससी के लिए है, 2 हमारे दोस्तों एसटी के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले हमारे के बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट 2006 में प्रदान की गई। आपको कोई चैनल चाहे कोई देखे, हम भी जब आए थे तो हम भी देखे थे तो 2009 बताया जा रहा था, 2006 आंसर होगा, ठीक है, लेकिन हालांकि एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोग को इस पेपर को जरूर देखना चाहिए। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष निर्धारित किया गया था, तो 2000 में 15 नवंबर को झारखंड क्या हुआ था, बना था। अगला है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था, तो देखिए कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय था, ठीक है, कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय था 2021-22 में। अगला है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है, तो देखिए मानव विकास उप मिशन के लिए पूछ रहा है, तो इसमें जो विभाग है दोस्तों इसमें 6 विभाग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 विभाग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि गरीब कल्याण रोजगार मिशन बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किए थे, तो यह खगड़िया था, खगड़िया जिले से इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना। अगला है हमारा कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो देखिए भारत में 6 प्रकार के वैक्सीन हो गए हैं, एक तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जाइकोव डी है,
तो आप ये जरूर देख लीजिएगा इस डाटा को। कोविशील्ड जो दोस्तों था वो सीरम इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब वही कोवैक्सीन पूछे तो ये था भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा। अगले हमारे कि अटल सुरंग जो रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था हिमाचल प्रदेश में है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। इससे पहले पूछा गया था कि किस दिशा में है, तो दोस्तों पूर्वी पूर्वी पीर पंजाल में है, ठीक है। इसके प्रीवियस पेपर में आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ पूछा अटल सुरंग तो ये 9.02 किलोमीटर है। अभी हाल ही में इसको 10,000 ऊपर मतलब स्थित 10,000 मीटर ऊपर स्थित सुरंग के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है, सबसे ऊंचा। अगले कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था। तो देखिए जब इसको अलग किया गया था तो अकवर्थ समिति के द्वारा 1924-25 के बजट में, ठीक है। लेकिन कहीं मिला किसके लिए दिया गया था, विवेक देवराय समिति के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2017 में बजट पूछेगा तो 16-17 था, लेकिन एक डेट पूछ रहा है तो 2017 याद रखिएगा। ये बिहार बीपीएसएससी में यानी बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन था। अगला है कि नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ठीक है। यह विवाद भी हुआ था बहुत ज्यादा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है, इंपोर्टेंट है। अभी संसद भवन का भी निर्माण हो रहा है टाटा प्रोजेक्ट के साथ मिलकर। यह एक केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद भवन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना, ठीक है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा अभी इसका परिसर को स्टार्ट किया गया है और वहां पे सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति को अनावरण किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, इंपोर्टेंट है। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य की 31 अक्टूबर 2019 को बंटवारा हो गया, ठीक है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख हो गया। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों विधायिका है, लेकिन लद्दाख में विधायिका नहीं है। यहाँ पे मात्र 2 जिला है, लेह और कारगिल, ठीक है। लद्दाख में देखिए यहाँ पे जो हमारा है जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, यहाँ पे पहले 83 सीट है, सॉरी 83 सीट थे। अभी हाल ही में परिसीमन करके यहाँ पे 90 सीट कर दिया गया, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी हाल ही में तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला हमारा कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है, इंपोर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर आपको कहीं के कोई देगा सुरेंद्र सिंह वांगजाम और कोई के संदेश जिंगल। तो इसका आप क्लियर कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संदेश झिंगन होंगे। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पूछ रहा है। वहीं आपसे पूछता कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर यानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पूछता तो ये है सुरेश सिंह वांगजाम। ये बेस्ट पूछता, ये इमर्जिंग यानी उभरते हुए सितारे जो हाल फिलहाल में जो अच्छे कार्य करते हैं ना उनको इमर्जिंग दिया जाता है, और जो मैच में बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो उनको प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है। तो संदेश झिंगन थे, ठीक है। अगले हमारा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, इंपोर्टेंट है। तो देखिए 1 फरवरी 2019 को शुरू हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को द्वारा इसकी आवंटन राशि दिसंबर 2020 से ही किया गया, याद रखिएगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसमें प्रत्येक मतलब 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया देना था, ठीक है। तो इन्होंने इसका तय किया सीमा दिसंबर 2020 से ही जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुआ था, याद रखना है। अगला है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था। एकमात्र खेल था भाला फेंक, जो कि नीरज चोपड़ा है हरियाणा के, इन्हीं के द्वारा जीता गया था। देखिए टोक्यो ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक कंठस्थ याद कर लीजिएगा दोस्तों, अभी कहिएगा, ठीक। अभी बहुत सारे गेम हुआ है, याद रखिएगा, गेम से क्वेश्चन हर बार बनता है, अब बनेगा ही। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो देखिए पैरालंपिक है, इसमें 19 पदक जीते थे, 48वां स्थान पर था, ठीक है। भारत ने 19 पदक जीता था। अगला हमारा कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। ये आप ना जबान पर उठ जाइए, इसका आपको आंसर 2 मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको, एक आपको देगा सबकी 1 जनवरी 2021, एक देगा 1 अगस्त 2021। तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, हालांकि 67 बीपीएससी में बोर्ड इतना चालाक था बच्चों को फंसाने के लिए दोनों क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। देखिए आगे आपको मिलेगा भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। तो देखिए अध्यक्षता जो हुआ ना 2 साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मेंबर अस्थायी बनाया गया, लेकिन यहाँ अध्यक्षता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2021 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 महीने के लिए, हमेशा 1 महीना के लिए अध्यक्षता संभाला जाता है हर देश के लिए, और यह कैलेंडर के अनुसार तय किया जाता है कि कौन सा देश सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। इससे पहले आप समझे होंगे, जानते होंगे कि जून से आपका फ्रांस अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है, 6 महीना के लिए। अब भारत को दिया गया है 1 अगस्त 2021 को, ठीक है, 1 अगस्त से, और लेकिन अध्यक्ष शामिल कब हुआ इसकी क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, ठीक है। अगला है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन थे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन तैयार किससे होता है, अखबार से, यानी डेली अखबार स्टूडेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेजर जनरल क्रिस डोनहू, ठीक है। मेजर जनरल क्रिस डोनहू ने अंतिम दिन इन्होंने अफगानिस्तान से अंतिम सैनिक बने थे जो यहाँ से गए थे। अगला है कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू, इंपोर्टेंट है, राफेल पूछ रहा है, तो डसाल्ट एविएशन के द्वारा, जो कि फ्रांस की कंपनी है दोस्तों, डसाल्ट एविएशन। अगला है कि गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, कब, जून 2020 में। यह क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, शायद हमको रेलवे में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो जून 2020 में दोस्तों। और एक और बात याद रखिएगा कि इस समय संतोष कर्नल बाबू थे, ठीक है, जिनकी
एकमात्र इनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। गलवान घाटी भारत चीन से था। अगला है कि पेगासस स्पाइसवेयर किस देश ने विकसित किया था? तो ये इजराइल होगा। ठीक है, पेगासस इजराइल के द्वारा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ गया, हम बोले ना कि जो सेट किए थे क्वेश्चन वो बहुत सतर्कता से क्वेश्चन सेट किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? तो तारीख पूछ रहा है तो 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023 को भारत की कार्यकाल खत्म होगी, लेकिन अध्यक्षता 1 अगस्त 2020 से। अगला हमारे कि किस देश ने भारत में स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो रूस ने किया था। ठीक, देखिए उस समय कोविड बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था। तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति थे। वहीं उपराष्ट्रपति पूछे दोस्तों तो 49वें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी थी। ठीक है, जो भारतीय मूल की तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो ठीक है, 2020 में भी नहीं आए थे लोग, 2021 में भी नहीं आए थे लोग, तो याद रखना है कोई नहीं। अगला है कि यूएनओ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? अब बदल गई है दोस्तों, बदल गया है। टीएस त्रिमूर्ति थे। ठीक है, उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बन गई है रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज बन गए हैं, याद रखना है। टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर रुचिरा कंबोज। 2011 की जनगणना हर बार पूछा गया है और यह बीपीएससी का ट्रेंडिंग टॉपिक है। और 1857 ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस सबको आपको कमेंट कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना कौन सा बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं है? तो देखिए पुरुषों से ज्यादा आपको महिलाएं मिलेगी गोपालगंज में। गोपालगंज में दोस्तों 1021 है बिहार में। वहीं भारत में पूछे तो केरल है जहाँ की 1084 है। ठीक है, अब भारत का आपका मतलब लिंगानुपात 943 है दोस्तों, और वहीं बिहार का पूछे तो 918 है। ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो देखिए विधान परिषद है तो बिहार विधान परिषद की सबसे पहली बार बैठक 1913 में बुलाई गई थी। तो देखिए 1913 में इसकी बैठक जब बुलाई गई थी, उससे पहले 1912 ईस्वी में 1909 के अधिनियम और 1961 के भारत परिषद अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुआ था 1912 में। अब पहली बार बैठक दोस्तों 1913 में बुलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में रश्मि कुमारी एक, देखिए यह पूछने की 100% संभावना था। यह जो थी प्रेग्नेंट महिला थी, फिर भी यह चैंपियन बनी थी। ठीक है, तो यह है अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन से संबंधित है। ठीक है, बिहार की रश्मि कुमार उस समय बहुत फेमस हुई थी। अगला है हमारा कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो ये याद रखिए गौतम बुद्ध जी को, जो कि फल्गु नदी के तट पर हुआ था, पीपल नामक वृक्ष के नीचे। ठीक है, वहीं महावीर को पूछे तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल नामक वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनको पीपल उनको साल, महावीर जी को। अगला है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यह बहुत बार पूछा गया, सचिंद्रनाथ सान्याल जी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये किया था भूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी। भूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी 1931 में इसकी स्थापना किए थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि रोहतास जिला में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए लोथल ही है ये गुजरात में। कालीबंगम दोस्तों आपको जानते होंगे राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, और इसका नदी उदी भी पूछा जाता है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अगला है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। अगला है कि प्रथम बोध समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए हमेशा बोध समिति के अध्यक्ष पूछता है, तो इस पर हमारा एक ट्रिक का वीडियो भी होगा, उसे जरूर देखिएगा। छोटा से एक वीडियो में सब चीज याद हो जाएगा। प्रथम बोध समिति का अध्यक्षता पूछे दोस्तों तो महाकाश्यप। आयोजन हुआ था अजातशत्रु के उस समय क्या थे, राजा थे। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, राजगृह में। ठीक, इसका अध्यक्षता महाकश्यप जी द्वारा किया गया था। अगला है कि किरातार्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? तो किरातार्जुनियम दोस्तों भारवी जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और वहीं विशाख दत्त पूछे दोस्तों मुद्रा राक्षस। तो देखिए ये बुक आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगला हमारे कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार से 3 व्यक्ति होंगे, एक तो इल्तुतमिश होगा, उसके पहले ऐबक जी होंगे, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक होंगे। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण पूछे दोस्तों कि उसका मतलब निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। लेकिन बाद में जाके क्षति हो गया तो उसको 4 मंजिला किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, इस पे एक आता है क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने इस पे स्वर्ण चढ़ाया था। ठीक है, लेकिन इतना नहीं याद रखिएगा, कुतुब मीनार से 3 ही व्यक्ति मुख्य फेमस है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एम्बुका थे। 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हम्पी पास स्थित है। ठीक है, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य। इस समय मोहम्मद बिन तुगलक थे, मतलब दिल्ली सल्तनत के शासक, जिसके समय इस नगर की स्थापना हुई थी। बहमनी और विजयनगर दोनों एमबीडी के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर। यही तो भारत में आकर और जहांगीर से 1915 ईस्वी में एक फरमान जारी मांगा। ठीक है, और जिससे अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ते चला गया। अगला है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो आईने अकबरी दोस्तों अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया था। यह 5 भागों में है। ये हमसे पूछा गया था जब मैं एग्जाम देने गई थी, रेलवे का ही एग्जाम था उसी में, कि आईने अकबरी कितने भागों में है? तो 5 भागों में है। ठीक है, अगला हमारा
कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल, ये याद रखिएगा, बारामहल जिला में पहली बार, मतलब बारामहल वहाँ पे जगह है मद्रास में, वहीं पे 1792 ईस्वी में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था आया था। ठीक, अगला है हमारे 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो देखिए बहुत लोगों के बारे ने इस पर टिप्पणी किया है। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूछे तो बी डी सावरकर, और वहीं आरसी मजूमदार जी ने, यानी आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार इनका पूरा नाम होगा, इन्होंने कहा था न ही स्वतंत्रता संग्राम था, न ही विद्रोह था, न ही पहला, मतलब न ही प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था, इन्होंने सब में न लगा दिया था। ठीक है, आरसी मजूमदार जी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, हमने बोला था ना कि 3 दे दिया था, एक 1929 वाला, 1922 वाला, और ये पूछ दिया। तो देखिए प्रथम महिला पूछता है तो हमेशा याद रखिएगा एनी बेसेंट, भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, तीसरा पूछे तो नेली सेनगुप्ता। ठीक, अगला हमारा कि बहिष्कृत भारत, देखिए बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा, इस उनका पुस्तक भी है बहिष्कृत भारत। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 3 मई 1939 ईस्वी में, कहीं के आपको 1 मई भी देगा, तो 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। अगला है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए एक अंतरिम सरकार होती है, एक स्वतंत्रता के बाद होती है, एक मतलब जब कैबिनेट मिशन आती है तब आती है। तो आपको ये भी देख लीजिएगा जरूर। तो इसमें थे लियाकत अली खान जी थे। ठीक है, लियाकत अली खान। वहीं आपका ये गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए इसमें सिंधु और कान्हू थे, साथ में इनके और छोटे भाई थे चांद एवं भैरव, जो 4 भाई थे जो इससे संबंधित थे, लेकिन सिंधु कान्हू याद रखिएगा। एक और पूछता है कि 1857 की क्रांति के जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। तो यही संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों। ठीक, अगला है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो आप भी जानते होंगे और रट गए होंगे, तो जबान पे होगा, 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे। तो इसमें दोस्तों जो 1916 ईस्वी में हुआ था, इसी में राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को आने के लिए, इन्होंने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, बिहार के किस जिले में अभ्र का भंडारण है। तो अभ्र का भंडारण गया जिले में है। देखिए खनिज जरूर पढ़िएगा, खनिज बहुत पूछता है। अगला है कि सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोन गंगा नदी का संगम दोस्तों पटना में है। ठीक, अगला है कि दामोदर कोयल एवं सुवर्ण रेखा नदियां, यानी सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर भी, सुवर्ण रेखा भी, कोयल नदियां भी। ठीक, अगला है हमारे कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। एक है जो कि कांवरताल झील बेगूसराय में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते। अगला है कि भ्रायोनी, ठीक है, इसका नाम है कि भ्रायोनी हिल बिहार के किस जिले में है। तो गाया जिले में है। भ्रायोनी हिल्स दोस्तों गाया जिला में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा गाया जिला में स्थित है। अगला है हमारे बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो उत्तर पूर्व। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व, जैसे आप बिहार का मैप देखिएगा दोस्तों, तो उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है किशनगंज पूर्णिया, इधर जो होती है कृषि जलवायु क्षेत्र वाला सबसे अधिक जिला है, क्योंकि इधर वर्षा भी होती है, पानी भी बहुत आता है। अगला हमारे डियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो डियोडेसी दोस्तों पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी के आयाम की माप से डियोडेसी संबंधित है। अगला कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यानी महाद्वीपीय सिद्धांत। तो ए बेगनर ने दिया था। ठीक है, एच हेंस भी इसी से संबंधित है, महाद्वीपीय सिद्धांत से भी, लेकिन एच बेगनर याद रखिएगा। अगला है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है। तो यह जावा द्वीप के समानांतर है सुंडा ट्रेंच। ठीक है, अगला हमारा कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होती है। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, इस पे एक व्यक्तित्व फेरल के नियम लागू होती है। आप जानते होंगे कि जो कोरियोलिक बल होती है, जब हवाएं चलती है तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में, यानी इसी बल के कारण मतलब दाएं तरफ मुड़ जाती है, और इधर जब होती है तब बाएं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो साझा बोले कि नहीं करता है दोस्तों, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। ठीक है, लेकिन लेबनान नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसके खनिज है। तो टाइटेनियम, इल्मेनाइट टाइटेनियम का अयस्क है। ठीक, अगला कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। कैसे करना है बता दीजिए। अधिकांश हिमालय नदी 12 मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। हिमालय नदी 12 मासी इसलिए होती है क्योंकि यह हिमालय से निकलती है और बर्फीला जगहों से निकलती है, हमेशा पानी का यहाँ पे स्रोत होता है। अगला कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में अधिक खरा है। बिल्कुल सही है, खरा है। ठीक है, जैसे कि पहाड़ से निकलती है, बहुत जल्दी से तेजी से गिरती है, जिसके कारण गाद बन जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, गलत है। अधिक क्षरण का कारण हिमालय नदी होती है, इसीलिए तो जब जाके नदी में मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, यानी यहाँ पे मिट्टी बहुत सारा जम जाता है, वही डेल्टा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 सही है। अगला है कि गंगा के मैदान को एक किस नाम से जाना जाते हैं। तो देखिए ना ही पेरीप्लेन ना ही पेनीप्लेन, ये होती है जियोसिनक्लाइनन। ठीक है, जियोसिन क्लाइन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम भी गलत कर दिए थे, लेकिन बाद में हालांकि इसको सुधारे थे जब हम भी एग्जाम दिए थे, लेकिन वो तो कट जाता। देखिए बुल्लर झील भी मीठे पानी की झील है। सांभर चिलिका झील तो ये खारे पानी की झील है उड़ीसा में, सांभर झील ये तो ऐसे ही खारा है क्योंकि यहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। बुल्लर झील दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है। ठीक है, लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में है। यह एकमात्र तैरता हुआ यही पे उद्यान है, केबुल लमजाओ मणिपुर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बुल्लर और लोकटक मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है।
तो सबसे कम दोस्तों शनि ग्रह का है, ठीक है, घनत्व, क्योंकि यह तैरता है पानी में अगर इसको रख दिया जाए तो। पश्चिमी सिंहभूम में इसकी चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो देखिए चिड़िया जो है दोस्तों लौह अयस्क खान है, याद रखिएगा चिड़िया जो है लौह अयस्क खान है। अगला है हमारा कि पट्टी सीमा परियोजना, ये देखिए पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? हाल ही में कुछ दिन पहले यह चर्चा में था, इसलिए पूछ दिया गया, ये पहले भी चर्चा में था। ये कृष्णा और गोदावरी से है, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, यहाँ इसी से संबंधित है पट्टी सीमा परियोजना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो देखिए एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो एस्कर क्रूड वेडेड बजरी रेत की लकीरें है, ये सही है दोस्तों। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अगला है कि अंडे की टोकरी स्थलकृत एस्कर युक्त इलाके की विशेषता है। अगला है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों के धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तो 1 2 4 सही है, ठीक है, याद रखिएगा 1 2 4। अगला हमारा कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होती है? इंपॉर्टेंट है, भूमिगत कोयले का दहन दोस्तों झारखंड में होती है, ठीक है, झारखंड में। अगला हमें कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? लोकायुक्त पहला महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में, याद रखना है 1971 में पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला है कि A.S. आनंद 1990 के दशक में किस पद पर थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से क्या एक गर्विश अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका हमने पूरा लिस्ट देखा है, ऐसे हम भी गलत मार दिए थे, ग्रामीण खेल, ठीक है, ग्रामीण सॉरी गलत नहीं सही मारे थे, लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण बताया जा रहा था, लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण है, ग्रामीण खेल नहीं है संविधान की गर्भ अनुसूची में। ये गर्भ अनुसूची जो पंचायत से संबंधित है, इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की संसद में पेश की जाती है? तो देखिए इस हम भी लगा थे 104, लेकिन इसका पूरा फुली डिस्कशन होगा कि अनुदान की मांगे की निश्चित सीमा नहीं है, क्योंकि कोई मंत्रालय कम मांगता है तो कोई मंत्रालय ज्यादा मांगते हैं। जैसे बड़ा बड़ा मंत्रालय होती है तो अनुदान की मांग उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, यह एक राशि होती है, अनुदान की मांग राशि होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगला कि किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? तो इंपोर्टेंट है 1953 में। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो आपको भी पता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं, इसका बंटवारा किया गया है कि कहाँ से चुना जाएगा। और राज्य विधान परिषद दोस्तों हो और राज्यसभा हो, ये हमेशा पूछता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसमें जो होती है 1/6 राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 1/3 जो होती है दोस्तों ये विधान सभाओं के सदस्य होते हैं, ठीक है। 1/12 जो होती है वो आपका होता है जो कुछ जो माध्यमिक स्कूल होते हैं, जिसके जो पाठशालाएं होती है, जिसमें 3 साल पहले जो टीचर वगैरह होते हैं, उनमें से 1/12 चुना जाता है। और 1/12 दोस्तों स्नातक के जो छात्र 3 साल पहले पूरा कर चुके हैं उनको चुना जाता है। आप इसको जब जोड़िएगा तो दोस्तों आपका हो जाएगा टोटल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/12 1/6 हमेशा याद रखिएगा राज्यपाल, 1/3 विधानसभा, यह पूछता है हमेशा और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें से नहीं चुना जाता है? तो देखिए इनमें जो होती है दोस्तों वो होती है साहित्य कला और सहकारी आंदोलन के व्यक्ति, साहित्य होता है, कला होता है, आंदोलन वाले व्यक्ति होते हैं, और एक समाज सेवा होते हैं, उद्योगपति नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्थानीय निकाय से आप देख लीजिए 1/12 चुना ही जाता है। चलिए आगे, अगला है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली दोस्तों मेरे हिसाब से नीति एवं कार्यान्वयन होना चाहिए, लेकिन आपको अखिल भारतीय सेवाएं एवं केंद्रीय सेवा आंसर दिया जा रहा है, ये मुझे भी डाउट है, ठीक है, मैं भी इस पर कंफर्म नहीं हूं, लेकिन नीति एवं कार्यान्वयन होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति प्रदान करता है? तो ये होता है दोस्तों प्रतियोजित विधान पर समिति, ठीक है, प्रतियोजित विधान पर समिति। अगला है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है, मुकदमे एवं कार्यवाही से, याद रखिएगा 300, यही 300 क में हमारा जो कानूनी अधिकार दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ये यहीं पे रखा गया 300 क में। अगला कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो संविधान पर भी आधारित है, नियम कानून की उचित प्रक्रिया भी है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। क्योंकि न्यायपालिका प्रणाली आप देखते हैं कि संविधान में जो जिक्र है उसके तहत भी कार्य करती है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया उस पर भी कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। 136 चलते हैं कि बिहार में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने की प्रस्ताव है? तो याद रखिएगा कृषि यंत्र बैंक, ठीक है, कृषि यंत्र बैंक। अगले कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना है? तो देखिए 2019 में जो डाटा है वो थोड़ा सा अलग है, इसके अनुसार नहीं है, उसका आपका मान आ रहा था 0.536, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई होगा, हालांकि डी बताया जा रहा था लेकिन ऑप्शन नंबर ई है। अगले कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा, देखिए प्रीवियस ईयर देखने का मतलब होता है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मानव विकास सूचकांक है 2019 का है तो आएगा नहीं, जो इंपोर्टेंट है वही रिपीट होगा, तो आप इसको ट्रेंडिंग को देखिए, ठीक है। तो इसमें 22,511 था राजकोषीय, ठीक है। अगला हमारा कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा? तो देखिए इसमें व्यवस्था किया गया था डिजिटल
बिहार कार्यक्रम में कि जो कक्षा 6 के ऊपर जो छात्र होंगे ना, उसको सभी को शिक्षा मिलेगा, यानी छठी के ऊपर, चाहे छठी हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं तक के प्रावधान किया गया था। मुख्यतः फोकस 10वीं पर किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी हैं, ठीक है। अगला हमारा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों को विभाज्य पूल में बिहार का कितना हिस्सा था? तो 4.812। ये तो इंपोर्टेंट है, ये आपको अखबार में ही मिला होगा, हम भी अखबार से याद किए थे कि 4.12 मिला था 21-26 में। आप जानते होंगे कि 41% इस बार दिया गया था, ठीक है। अगला हमारा कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे? तो ये होगा सुदीप्तो मुंडले, ठीक है। सुदीप्तो मुंडले इसका सदस्य नहीं थे। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है एन के सिन्हा दोस्तों। अगला हमारा कि हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट जो होती है इन्वेस्ट होते हैं कि सीमा वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो दोस्तों अब बीमा क्षेत्र में 74% हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा 74%। अगला है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो राजकोषीय घाटा 6.8% आकलन किया गया था। अभी हमारे दोस्तों 6.4% है, याद रखना है। अगला है 22-23 में। अगले कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आर्थिक विकास हमेशा प्रति व्यक्ति आय में होती है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समाधि के लिए शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन के जो द्वितीय चरण है दोस्तों, ये याद रखना है आपको कि 2021-22 2024-25 के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। 21-22 से 20-21 से 24-25 के लिए शुरू किया गया है। अगले इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की हिस्सा नहीं है? देखिए थोड़ा सी विवादित क्वेश्चन, विवादित तो नहीं है, इसका आंसर डी ही होगा। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो 6 अगस्त 1952 की स्थापना हुआ था, इसका उद्देश्य था जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसको अनुमोदन करना, ठीक है। तो अब तो योजना आयोग ही हट गया, यानी पंचवर्षीय योजना का समाप्त कर दिया गया, तो इसके स्थान पर नीति आयोग लाएगा। तो नीति आयोग का सचिव इसमें नीति आयोग का सचिव, क्योंकि उस समय नीति आयोग भी नहीं था, ठीक है, और ना ही नीति आयोग उपाध्यक्ष, क्योंकि उस समय था ही नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद में आपको बंद किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे जितने, उसके अलावा जो राज्यों के सीएम होंगे, उसके अलावा आपको ये जान लीजिए कि जो प्रशासक होते हैं वो होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है, और नीति आयोग ऑप्शन में दे दिया है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगर दे रहा है भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो ये सही हो सकता है अगर आंसर देता है तो, लेकिन इसके कंडीशन से आप समझिए कि नीति आयोग तो अब आया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति हो गई है, यानी योजना आयोग ही नहीं है, तो ये कहां से रहेगा? पंचवर्षीय योजना ही नहीं है तो ये कहां से रहेगा? तो इसलिए ये तीनों जो होता है मतलब हो सकता है, ठीक है, हमने समझा दिया किस प्रकार। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इस पर कमांड रखिए क्योंकि ये हमेशा पूछता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय सहकारिता आयोग, तो देखिए सहकारी आयोग दोस्तों हमेशा याद रखिए कि केंद्र संबंध से है, चपूंची आयोग ये भी आता है। नरसिम्हन समिति दोस्तों देखिए ये बैंकिंग सुधार से है। तो 2 से ही छाटी, 1 का 3 और डी का 4, देखिए तो कहाँ का है 1 का 3 डी का 4, किसी में नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है। उसके अलावा दोस्तों है पारिक समिति, तो देखिए पारिक समिति जो है गरीबी के मार्क्स, ये भी सही है। और उसके बाद सी आर रंगराजन समिति जो है दोस्तों, देखिए सी आर रंगराजन, सॉरी रंगराजन समिति गरीबी से थे, अपारिक समिति इंफ्रास्ट्रक्चर से थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। चावल राज्य उत्पादन के रूप में आरोही, आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है, यानी पहले कम वाले, फिर उससे ज्यादा वाले, फिर उससे ज्यादा, लास्ट में सबसे ज्यादा वाले। तो देखिए सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होती है, 2 ही से आप पकड़ लीजिएगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल लास्ट में किसी में भी नहीं है, सॉरी 1 में है और किसी में भी नहीं है, तो पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब होते हैं, तब आंध्र प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए नहीं होगा, ये अवरोही में हो जाएगा, आरोही में नहीं होगा। अगले हमारे कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में। तो देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, गलत है दोस्तों, ये तो संवैधानिक निकाय है, संविधान के तहत इसका प्रधान है, ये संविधान के 280 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, ये भी सही है। बाहला वित्त आयोग 1950 में, गलत है, 1951 में आया था, जिसकी पहली बार अध्यक्षता किए था वित्त आयोग को प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, ठीक है, 1 सही है, और उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है हमारा कि बीएन नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण एवं शहरी स्तरों पर बीएन नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया था, ठीक है, तो ये देखिए ये सही है। बीएनआई सभी राज्यों 2018 के लिए ही बनाया गया था, तो देखिए 2018 का डाटा नहीं था ये। बीएनआई 26 संकेतों पर आधारित है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि बीएनआई 6 आयामों पर आधारित है, तो ये भी गलत है, 6 आयाम पर नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है।